हेलो स्टूडेंट। देखिए आज अपन सीड के ही बारे में, सीड के थोड़े डिफरेंट टाइप के सीड है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड के बारे में आज बात करेंगे। देखिए बीन सीड कौन से सीड है, जो भी आप देखते हो कि दाल वाली जो कैटेगरी है उसमें आप देखिए थोड़े डिफरेंट टाइप के जो है सीड्स होते हैं। उसमें आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा किडनी शेप होता है। इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। इसकी अगर आप साइज देखिए तो भले ही साइज में छोटे हैं मगर ये शेप कैसा रहेगा, इसका किडनी शेप रहेगा। यार किडनी शेप। किडनी शेप के होंगे। और अगर आप इसमें देखिए तो दो साइड क्लियर कट आपको यहाँ दिखाई देते हैं, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सी साइड है, ये जो साइड है ये क्या है, कॉनकेव साइड है। और ये जो है ये क्या है, कॉन्वेक्स साइड है। इस तरह से दो साइड आपको क्लियर दिखाई देते हैं बीन सीड के अंदर। और ये जो साइड है और जो कॉन्केव साइड जो होती है ना, ये जो साइड है कॉन्केव साइड, इट इज स्लाइटली डार्कर विच पजेस वाइट इलोंगेटेड स्कार। कॉन्केव साइड क्या है, कॉन्केव साइड इज स्लाइटली डार्कर। यहां पे आप देखिए तो यहां पे आपको डार्क इस तरह से जो है, इस साइड आपको इस तरह से डार्क दिखाई देगी। और इसी डार्क पोर्शन के बीच में, इसी डार्क पोर्शन के बीच में आपको जो है एक वाइट लाइन ऐसे दिखाई देती है। वाइट जो है लाइन आपको इस तरह से दिखाई देती है। देखिए वाइट लाइन दिखाई दे रही है। ये जो वाइट लाइन है ये क्या है, ये हाइलम है। दिस वाइट लाइन इज हाइलम। हाइलम क्या है पता है आपको, हाइलम मतलब वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जहाँ पे फ्यूनिकल सीड का जो स्टॉक है दैट इज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल अटैच टू द ओहुल बॉडी, तो उसको बोला जाता है हाइलम। ठीक है भाई, सीड में होता है। सीड में भी जहाँ पे सीड का जो स्टॉक है वही फ्यूनिकल जो होता है वो अटैच होता है, तो उसको जिस पॉइंट पे अटैचमेंट होता है उसको हाइलम बोला जाता है। तो एक इलोंगेटेड ऐसे लंबा सा एक जो है थोड़ा सा स्कार, मतलब एक पोर्शन आपको दिखाई देता है जो थोड़ा वाइट होता है, उसको हाइलम बोला जाएगा। और जस्ट नियर द हाइलम माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। हाइलम के ही पास में जो आपको माइक्रोपाइल मिलेगा, है ना। बाकी स्ट्रक्चर लगभग जो अपने ऑलरेडी पढ़े हुए वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स साइड आपको अलग से दिखी जा सकती है। और यहाँ पे जो हाइलम जो है ये इलोंगेटेड है ना, लंबा सा एक पॉइंट होता है जहाँ से क्या है, सॉरी माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल हाइलम के पास प्रेजेंट रहेगा। और माइक्रोपाइल क्या करेगा, वाटर और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करेगा। वाटर एंड ऑक्सीजन अब्सॉर्ब बाय माइक्रोपाइल। क्या होगा, माइक्रोपाइल से वाटर और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब किया जाएगा जब भी सीड जर्मिनेट होता है उस टाइम पे, है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे रैफी भी प्रेजेंट रहेगा। रैफी क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है, एक्स्ट्रा फ्यूनिकल है जो सीड को जो अटैच है ना, एक्स्ट्रा का पार्ट है जो अटैचमेंट के बाद भी थोड़ा एक्सटेंड होता है, तो उसको रैफी बोला जाता है ना। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है। उसके अलावा देखिए इस सीड में टेस्टा और टेगमेन भी होगा जो सीड कोट बनाते हैं। टेस्टा हार्ड और टेगमेन जो है सॉफ्ट होता है थोड़ा, दोनों जो है कंबाइन हो जाते हैं और सीड कोट बन जाता है ना। ये जैसे बाकी सीड में जो अपन ने देखा था वैसे यहाँ पे भी रहेगा। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट टेगमेंट फ्रॉम टेस्टा। मगर अगर आप इनको
सीड को अगर प्री सोक अगर किया जाए, प्री सोक मतलब अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में अगर रख दे और उसके बाद अगर निकाले, थोड़ा सा सुखा ले, तो आप जो है इसका सीड कोट जो है इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप प्री सोक अगर करते हैं तो आप इसका सीड कोट जो है ये रिमूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बाकी सीड में भी किया जा सकता है। देन एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो जो है 2 कॉटिलडॉन इसमें होते हैं, वो भी किडनी शेप ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे सीड का साइज क्या है, ये किडनी शेप है, तो कॉटिलडॉन भी अंदर में जो होंगे वो क्या होंगे, किडनी शेप होंगे। ठीक है। उसको आप जो है सीड लीव्स बोल सकते हैं या कॉट लीव्स उसको बोला जाता है। और जो कॉटिलडॉन जो ये क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब देखिए कॉटिलडॉन जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस को जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, वो लैटरल साइड से अटैच होंगे। ठीक है। और रेडिकल जो है, रेडिकल जो है ये माइक्रोपैलर एंड की तरफ रहेगा सीड के, और प्लिमुल जो है कहाँ रहेगा, प्लिमुल जो रहेगा 2 कॉटिलडॉन के बीच में रहेगा। ठीक है। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लिमुल एंड कॉटिलडॉनरी नोड इज कॉल्ड इपिकोटाइल। जो एम्ब्रियो का जो एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसको बोला जाता है, तो प्लिमुल और कॉटिलडॉनरी नोड, कॉटिलडॉन जहाँ पे अटैच है, इसके बीच की जो गैप है एम्ब्रियोनल एक्सिस की, उसको इपिकोटाइल बोला जाएगा। जबकि रेडिकल और कॉटिलडॉनरी नोड जो है जहाँ पे कॉटिलडॉन अटैच है, इस बीच की जो गैप रहेगी उसको हाइपोकोटाइल बोला जाएगा। इस तरह से बाकी जो पार्ट है ये लगभग वही है जो पहले भी अपन ने डाइकोट की सीड में देखा है। तो बाकी सब स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, सेम वैसे ही रहेंगे, बस बाकी थोड़ा सा चेंज क्या है, जो स्ट्रक्चर है, जो सीड का जो शेप है उसी में थोड़ा सा चेंज है, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव साइड है। बाकी जो रैफी है या माइक्रोपाइल है, ये या सीड कोट है या इपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल है, ये सब स्ट्रक्चर लगभग क्या है, वही है जो बाकी सीड्स में भी होते हैं, बस यहाँ पे शेप का थोड़ा चेंज है। ठीक है। और जो हाइलम जो है ये थोड़ा सा क्या है, इलोंगेटेड है। वाइट स्कार जो है वो हाइलम है जो इलोंगेटेड है, बस यही थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसके बाद अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे है, स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन में, स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन जो है अपन देखेंगे, इसमें देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। एक्चुअली ये जो है एक सिंगल सीडेड फ्रूट है, सिंगल सीडेड इनडेhiscent फ्रूट है। जो मेज ग्रेन जो है इसका एक सिंगल सीड मतलब एक सिंगल फ्रूट है। और वहाँ पे क्या है, उसकी जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प मतलब क्या होता है, पेरिकार्प मतलब जो फ्रूट की जो वॉल होती है, फ्रूट की जो कवरिंग होती है, उसको पेरिकार्प बोला जाता है ना। तो पेरिकार्प जो है ये 3 लेयर में डिवाइड होती है, एक तो एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो यहाँ पे जो फ्रूट की जो वॉल है, फ्रूट की जो कवरिंग है, पेरिकार्प, ये एक्चुअली सीड कोट के साथ जो है फ्यूज है। किसके साथ फ्यूज है, सीड कोट के साथ फ्यूज है। तो यहाँ पे आपको अलग से सीड या अलग से फ्रूट नहीं देखा जा सकता। यहाँ पे सीड कोट मतलब सीड और पेरिकार्प जो ओहरी का पार्ट है और सीड कोट जो सीड का पार्ट है, दोनों फ्यूज है, इसलिए आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। जब भी आप एक सीड जब देख रहे हो मेज ग्रेन के अंदर, जब भी आप एक सीड देख रहे हो तो आप एक्चुअली क्या देख रहे हो, एक फ्रूट को देख रहे हो। ठीक है। जहाँ पे देखिए एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म जो है एक सीड से कवर, सीड कोट से कवर किया जा रहा है। ठीक है। एम्ब्रियो और जो एंडोस्पर्म है ये क्या है, सीड कोट से कवर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, एंडोस्पर्म है, दिस इज एंडोस्पर्म। ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये एम्ब्रियो का पार्ट है, ये क्या है, एम्ब्रियो का पार्ट है। ठीक है। तो एंडोस्पर्म और क्या है, एम्ब्रियो, ये दोनों जो है कौन कवर कर रहा है, सीड कोट कवर कर रहा है। ये समझ लो ये सीड कोट है ना, दिस इज सीड कोट। ठीक है। इस तरह से जो है ये यहाँ पे कवरिंग है। अब देखिए
मेजर पोर्शन जो है इसमें ये एंडोस्पर्म ने कवर करके रखा है ना। देखिए क्या है, मेजर पोर्शन इज कवर्ड बाय एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज स्टार्ची, मतलब इसमें स्टार्च के फॉर्म में जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है ना। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, और स्टार्ची एंडोस्पर्म जो है ये एक्चुअली एक सेल सिंगल लेयर से जो है, जिसको बोला जाता है एलेरॉन लेयर, इससे सेपरेटेड है। ठीक है, स्टार्ची एंडोस्पर्म विच इज सराउंडेड बाय वन सेल थिक एलेरॉन लेयर। स्टार्ची एंडोस्पर्म क्या है, एक सिंगल लेयर से जो है कवर है। ये एलेरॉन लेयर अपने पहले भी जो मोनोकॉट का सीड अपन ने देखा था उसमें भी अपन ने देखा हुआ है ना। तो उसमें क्या होता है, एलेरॉन लेयर होता है। एलेरॉन लेयर क्या करता है, इसमें प्रोटीनेशियस ग्रेन्स होते हैं जो एक्चुअली सीड को जर्मिनेशन के वक्त जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जर्मिनेशन के वक्त इसको हेल्प करता है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने मोनोकॉट का सीड देखा था, वहाँ पे भी जो है आप देखिए कोलियोराइजा होता है जो रेडिकल को कवर कर रहा है। देन कोलियोप्टाइल होता है जो किसको कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल जो प्लूम्यूल को कवर कर रहा है ना। ठीक उसी तरह से सीड का बाकी पोर्शन यहाँ पे होता है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये इनडहिसेंट फ्रूट है। इनडहिसेंट का मतलब क्या है, दहिसंस नहीं हो सकता ऐसा फ्रूट है। मतलब दहिसंस पता है आपको, जहाँ पे सीड जो है ब्रेक होगा, फ्रूट जो है ब्रेक होगा और सीड बाहर आएगा, है ना। फ्रूट जो है ब्रेक होके सीड बाहर आता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सीड और फ्रूट एक ही है। ठीक है, और ये क्या है, सिंगल सीडेड है। बस यही एक थोड़ा चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर जो है जो बाकी सीड में जैसे होता है मोनोकॉट में, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रॉडर जो एंड है, ये वाला जो एंड है ब्रॉडर एंड जो है, ये कौन सा एंड है, ये जो है ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो प्लूम्यूल वाला जो एंड है वो ये वाला है। प्लूम्यूल इस साइड रहेगा। ठीक है, रेडिकल किस साइड होगा, फिर इस साइड होगा। ठीक है, पॉइंटेड वाला क्या है, पॉइंटेड एंड जो है ये क्या है, ये रेडिकल इस साइड होगा और उसको कोलियोराइजा कवर करेगा। इस साइड जो है प्लूम्यूल होगा जिसको कोलियोप्टाइल कवर करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे दो एंड रहेंगे। तो बाकी जो है मेज ग्रेन लगभग मोनोकॉट जैसा है, वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बस चेंज क्या है कि यहाँ पे सीड जो है और जो फ्रूट है इसकी वॉल जो है सीड कोट की वॉल और फ्रूट की वॉल जो है यहाँ पे फ्यूज है, इसलिए आप इसको अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। एकदम फ्यूज है इसलिए आप इसको अलग से सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको एक ही सीड करके आप कंसिडर कर लेते हो, मगर एक्चुअली ये क्या है, फ्रूट है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड और स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन को अपन ने देखा जो थोड़े से डिफरेंट थे, बाकी डाइकॉट एंड मोनोकॉट के सीड से थोड़े से अलग थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखिए सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ये समझना भी ज़रूरी है। देखिए जब सीड जब बन चुका है तो उसका एम्ब्रियो तो अलाइव है ना, बस वो क्या है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। एम्ब्रियो जो है उसका होता है बट वो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। और जब भी सीड को जो है जब तक वाटर सफिशिएंट नहीं मिल जाता तब तक वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो। जैसे देखिए जब भी सीड डॉर्मेंट स्टेज में होता है, डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव स्टेज में होता है, सीड बन चुका है, फील्ड पे जब सीड बन चुका है मगर वो इनएक्टिव स्टेज में होता है उसका एम्ब्रियो, तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो लगभग 10 to 15% होता है। मगर 10 to 15% जो वाटर है जो एम्ब्रियो के अंदर होता है, सीड के अंदर जो होता है वो सफिशिएंट नहीं है। जो भी उसकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। लगभग उसको जो चाहिए वो काफ़ी 90% तक के उसको जो है वाटर चाहिए, तब जाके जो है वो जर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो जो है ये बस सर्वाइव कर सकता है 10 to 15% मॉइस्चर में, मगर वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो इसलिए डॉर्मेंट एम्ब्रियो उसको बोला जाता है। जब वो इनएक्टिव स्टेज में होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ठीक है, मगर जर्मिनेशन के वक्त जैसे उसको सफिशिएंट मॉइस्चर मिल गया, वाटर अगर मिल गया, तो वो इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। तो वो क्या होगा, इनएक्टिव वाला जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो उसको वाटर चाहिए।
वाटर के साथ साथ उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी उसमें स्टोर फूड है वो स्टोर फूड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वही जो एनर्जी है वो रिस्पिरेशन के फॉर्म में, रिस्पिरेशन होता है सीड्स के अंदर, और रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ताकि जब भी सीड जब जर्मेट हो रहा है तो उसके अंदर सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एक्टिविटी काफ़ी होगी, और जिसके लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आएगी? स्टोर फूड को जब कन्वर्ट करेंगे, सीड्स जब कन्वर्ट करेगा तब जाके वो जो स्टोर एनर्जी है वो बाहर आएगी। तो उसके लिए रिस्पिरेशन होना ज़रूरी है, और रिस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके लिए एरोबिक टाइप का रिस्पिरेशन होगा तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन लगेगा। तो इसलिए जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो उसको वाटर, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो है वाटर ज़रूरी है, हर सेल के लिए वाटर ज़रूरी है, इसलिए वाटर और रेस्पिरेशन के लिए जो है ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें जो है अवेलेबल होना ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें अवेलेबल कहाँ से हो जाती है? दोनों चीज़ें जो है ये जनरली माइक्रोपाइल से अब्सॉर्ब की जाती है ना। वाटर भी और ऑक्सीजन भी माइक्रोपाइल, क्योंकि माइक्रोपाइल एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से एंट्री ऑक्सीजन की और वाटर की इजीली है, इसलिए जो है वहाँ से वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है, और वहीं से जो है बाद में रेडिकल भी ग्रो होता है। ठीक है, तो इस तरह से सीड, इनएक्टिव स्टेज का सीड जो है एक्टिव हो जाता है और जर्मेट होना शुरू हो जाता है। तो जो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर था, वही जो एम्ब्रियो है ये बाद में एक स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, एम्ब्रियो क्या था? डिप्लॉयड था, मेल एंड फीमेल गमेट का फ्यूजन हुआ था, उससे एम्ब्रियो बना था। पहले जाइगोट बना था, फिर एम्ब्रियो बना था। यही जो एम्ब्रियो है जो डिप्लॉयड है, ये एक डिप्लॉयड और स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है ना। और इसमें आप देखो सीक्वेंस क्या है जर्मेट होने का। तो सबसे पहले रेडिकल ग्रो होगा सीड के अंदर, जो एम्ब्रियो का जो पार्ट है रेडिकल, रेडिकल सबसे पहले ग्रो होता है, और थोड़ा सा जब ग्रो हो जाता है उसके बाद जो है प्लीमूल जो है ये बाहर आता है ना। तो सबसे पहले रेडिकल ग्रो होगा, उसके बाद प्लीमूल ग्रो होगा। और आपको पता है कि कॉटिलडॉन, कॉटिलडॉन के अंदर या तो एंडोस्पर्म के अंदर स्टोरेज होता है। अब देखिए जो भी स्टोरेज कॉटिलडॉन के अंदर था, धीरे धीरे वो जो स्टोरेज जो है, जो स्टोर फूड है, उसको जो है यूज किया जाता है, उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ऑब्वियसली कॉटिलडॉन जो है ये डिजेनरेट होते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी फूड स्टोर था उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे वो जो है यूटिलाइज होते होते क्या हो जाता है, कॉटिलडॉन डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और फाइनली जो है पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। मगर वो एग्जॉस्ट होने से पहले सीड जो ग्रो हो रहा था उसको ट्रू लीव्स आना ज़रूरी है ना। अगर ट्रू लीव्स अगर नहीं आते हैं तो क्या होगा? कॉटिलडॉन डिजेनरेट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और ट्रू लीव्स अगर आए नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं तो प्लांट का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जनरली कॉटिलडॉन जो है डिजेनरेट होने से पहले ट्रू लीव्स आ जाते हैं, और ट्रू लीव्स एक बार आ गए जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, और जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे तो प्लांट अब इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकता है। उसको अभी कॉटिलडॉन की स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास खुद का जो है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म वो शुरू कर देगा, और फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे वो अपना खुद का फूड बना लेगा, तो उसको स्टोरेज की अब जरूरत नहीं रहेगी। तो कॉटिलडॉन की जिम्मेदारी तभी तक है जब तक उसको ट्रू लीव्स नहीं आते और वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक जो है कॉटिलडॉन जो है फूड का सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये कॉटिलडॉन की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए ये जो जर्मिनेशन जो हो रहा है, लगभग सभी सीड्स में यही पैटर्न से जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन के एक्चुअली दो टाइप्स है, बेसिकली तो दो टाइप है, वैसे तो तीन टाइप है। ठीक है, तो वो टाइप्स क्या है जर्मिनेशन की वो अपन देखेंगे। तो देखिए जर्मिनेशन जो है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं सीड्स में, एक है इपीजेल जर्मिनेशन, एक है हाइपोजेल जर्मिनेशन। अभी इपीजेल जर्मिनेशन और हाइपोजेल जर्मिनेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है? इपी का मतलब होता है अबव, और हाइपो का मतलब होता है बिलो। तो इपीजेल जर्मिनेशन में होता क्या है, जैसे आपको पता है कि सीड्स के अलग अलग पार्ट क्या है, सीड्स के अंदर कॉटिलडॉन होते हैं। ठीक है, और जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो मैंने बताया जैसे कि रेडिकल सबसे पहले ग्रो होता है। ठीक है, जैसे उसने वाटर और ऑक्सीजन को जो है अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया, वैसे क्या होगा, रेडिकल जो है सबसे पहले ग्रो होगा, बाद में प्रिमूल ग्रो होगा, और कॉटिलडॉन जो है ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इपीजेल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स होते हैं।
हाइपोकोटाइल मतलब कौन सा पार्ट है, जहाँ पे जो कॉटिलडॉन अटैच होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस को। तो हाइपोकोटाइल कौन सा पार्ट है, जहाँ पे अटैचमेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस को कॉटिलडॉन का, वहां से लेके रेडिकल के बीच का जो पार्ट है वो क्या है, हाइपोकोटाइल है। ठीक है। तो देखिए सीड जब जर्मिनेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोकोटाइल को जो है इलोंगेट करेंगे, हाइपोकोटाइल की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है। और कॉटिलिडॉन जो है ये सॉइल के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कॉटिलडॉन तो उसके ऊपर है ना। जैसे देखिए, जैसे कोई भी सीड जब जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, ये सपोज एक सीड है, अभी सॉइल के नीचे है, और जैसे अभी सीड जर्मिनेट हो रहा है तो क्या होगा, कॉटिलिडॉन जो है ये सपोज ग्रो रहा है अभी, सॉरी रेडिकल जो है ये क्या है, ग्रोना शुरू हो गया। देखिए सीड से रेडिकल बाहर आ रहा है ना, ये सीड है। अब जैसे जैसे इसने जो है पकड़ बनाना शुरू कर दिया, अभी जो है रेडिकल और थोड़ा ग्रो हो गया, और जैसे जैसे ये ग्रो हो गया उसने जो है प्राइमरी रूट सिस्टम जो है ये बनाना शुरू कर दिया, है ना। अब ये जो एक्चुअली जो ग्रो हो रहा है ये किस कौन सा पार्ट है, रेडिकल और हाइपोकोटाइल का पार्ट है। अब धीरे धीरे जब जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, और देखिए स्टेज क्या आएगी नेक्स्ट, ये भी सपोज सॉइल सरफेस है, और धीरे धीरे ये जो है इसने रेडिकल ने रूट सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, और ये जो है ये हाइपोकोटाइल का पार्ट है, और ये जो है ये क्या है, ये वो सीड का पार्ट है ना। इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये सीड के अंदर दो कॉटिलडॉन भी है, और दो कॉटिलडॉन जो है ये एक्चुअली आपको दिख रहा है ये सीड कोट है। ये कुछ टाइम बाद जो है इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो सीड कैसे दिखेगा बाद में, ये जो है उसके रेडिकल से बना हुआ रूट सिस्टम, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा ये, यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे दो कॉटिलडॉन इस तरह से, और कॉटिलडॉन से ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, कॉटिलडॉन जो है ये ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रू लीव। इनको बोला जाता है ट्रू लीव्स, क्योंकि ये ग्रीन है और ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल भी है, इसलिए इनको ट्रू लीफ बोला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कट हाइपोकोटाइल और ट्रू लीफ कौन से है ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये तो हो गया आपका रूट सिस्टम, ठीक है, इनको प्राइमरी रूट बोला जाएगा। दिस इज प्राइमरी रूट, ये सॉइल सरफेस है पूरा, ये क्या है सॉइल, ये प्राइमरी रूट, और ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या है, ये है आपका हाइपोकोटाइल। ये क्या है, ये है हाइपोकोटाइल, और ये है आपके कॉटिलिडॉन। ये क्या है, कॉटिलिडॉन है ना। ये कॉटिलडॉन रहेंगे, और ये जो है दोनों कॉटिलडॉन इसके ऊपर वाला पोर्शन अप टू द ट्रू लिप, इसको बोला जाएगा इपिकोटाइल। ये क्या है, इपिकोटाइल है, और ये है आपके ट्रू लीव्स।
ये क्या है दोनों, ये है ट्रू लीव्स। इस तरह से एक आइडियल जो जर्मिनेशन जो रहेगा, इपीजियल जर्मिनेशन, वो इस तरह से रहेगा जहां पे ग्रोथ किसकी स्टार्ट हुई, हाइपोकोटाइल की स्टार्ट हुई। और हाइपोकोटाइल कौन सा पार्ट है, रेडिकल, और जो आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यही वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये प्ल्यूम्यूल है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ग्रोइंग जो पॉइंट है शूट सिस्टम में, वो क्या है, प्ल्यूम्यूल था। और जो ग्रोइंग पॉइंट जो रूट के लिए जो डेवलप हो रहा था, रेडिकल का पॉइंट, वो क्या था, ये वाला था, जिससे रूट सिस्टम बन रहा है ना। तो हाइपोकोटाइल जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और जो आपकी कॉटिलडॉन है इसके बीच वाला पोर्शन होता है। और इपिकोटाइल मतलब कॉटिलडॉन का जहाँ पे अटैचमेंट है और प्ल्यूम्यूल, इस पॉइंट के बीच वाला पोर्शन इपिकोटाइल होता है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ स्टार्ट हुई किसकी हुई, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ स्टार्ट हुई। और उस वजह से ये जो कॉटिलडॉन जो है, जो सीड का पार्ट था, ये क्या हो गए, ये पुश किए गए ऊपर की तरफ, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली आपका क्या है, सीड का पोर्शन है, ये कॉटिलडॉन है, ये कॉटिलडॉन का पोर्शन है आपका। बाद में क्या हुआ, कॉटिलडॉन जो है इसका सीड कवर जो है ये गिर जाता है, शेड ऑफ हो जाता है, और दोनों कॉटिलडॉन जो है ये खुल जाते हैं। और खुलने के बाद अगर वो समझ लो लीफ लाइक है, और वो अगर थोड़े से ग्रीन भी है, तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। कॉटिलडॉन्स में बी लीफ लाइक एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मगर कब तक करेंगे फोटोसिंथेसिस, जब तक उसको ट्रू लीव्स नहीं आ जाते। ये जो है ट्रू लीव्स जब तक नहीं आ जाते तब तक वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर वो ग्रीन है तो। और जो भी ग्रोइंग जो प्लांट है उसको सप्लाई करेंगे। मगर एक बार अगर ट्रू लीफ अगर डेवलप हो गए, तो ट्रू लीफ डेवलप होने के बाद जो है ये कॉटिलडॉन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये कॉटिलडॉन जो है बाद में इनकी जरूरत नहीं होती, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, धीरे धीरे प्लांट जो है छोड़ देता है, मतलब शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का जर्मिनेशन जहाँ पे हाइपोकोटाइल ग्रो होते हैं, और कॉटिलडॉन जो है ये सॉइल सरफेस के बाहर आ जाते हैं। कॉटिलडॉन जो है क्या है, सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, ये आपको कॉटन में दिखाई देगा, कॉटन के सीड में, टैमरिंड, इमली, इसमें दिखाई देगा। इस तरह के और भी प्लांट है जिसमें ये इस तरह से जर्मिनेशन होता है। एक दूसरा जो टाइप है जर्मिनेशन का, वो है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो मतलब बिलो। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोकोटाइल नहीं तो इपिकोटाइल जो है ये इलोंगेट होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोजेल जर्मिनेशन में क्या होता है, इपिकोटाइल जो है ये इलोंगेट होता है। देखिए यहाँ पे सीड का रेडिकल देखिए ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद के स्टेप में देखिए रेडिकल ग्रो हुआ, उसने जो है प्राइमरी रूट बनाना शुरू किया, तो ये हाइपोकोटाइल है जो ग्रो हो रहा है अभी। मतलब जो अटैचमेंट रहता है जहाँ पे कॉटिलडॉन अटैच होते हैं, उसके नीचे वाला पोर्शन है जो हाइपोकोटाइल है, ये ग्रो हो रहा है, ये प्राइमरी रूट बनाएगा। और यहाँ पे हाइपोकोटाइल अभी ग्रो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रो हो रहा है वो क्या है, कॉटिलडॉन जहाँ पे अटैच है, ये सीड कोट है, सीड कोट के अंदर जो है ये डॉटेड मतलब क्या है, ये सीड कोट है, इसके अंदर कॉटिलडॉन है। और कॉटिलडॉन की जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, प्ल्यूम्यूल के और कॉटिलडॉन के बीच का जो पोर्शन है वो है इपिकोटाइल। तो यहाँ पे इपिकोटाइल ग्रो हो रहा है ना। तो धीरे धीरे देखिए इसके बाद के स्टेप में क्या हो रहा है, इसके बाद देखिए कैसे बनेगा। जो कॉटिलडॉन है ये हमेशा सॉइल के अंदर ही रहेंगे फिर, है ना। देखिए कॉटिलडॉन सीड का कोई भी पोर्शन जो है बाहर नहीं आया है, कॉटिलडॉन हो या सीड कोट हो, सब सॉइल सरफेस के नीचे है। ये सॉइल सरफेस है, इसके नीचे में प्रेजेंट है ना। भले रेडिकल ग्रो होते होते उसने प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट बना लिए, ये सेकेंडरी रूट है जो प्राइमरी रूट को अटैच है, इन्होंने क्या बना लिया, इस तरह से सेकेंडरी रूट बन गए। मगर अभी भी हाइपोकोटाइल जो है ये सॉइल सरफेस के नीचे है, कॉटिलडॉन सीड कोट भी जो है सॉइल सरफेस के नीचे ही है। जो बाहर जो आ चुका है पोर्शन वो क्या है, वो है इपिकोटाइल। देखिए इपिकोटाइल की ग्रोथ हुई, उसको जो है ट्रू लीफ आ गए, ये जो है ट्रू लीफ आ गए। ट्रू लीफ ने फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे उसके बाद और ऊपर में लीफ आते चले गए। ये देखिए ये भी लीफ आ गए, और लीफ आते चले गए। तो यंग शूट जो है ये डेवलप हो गया एक।
पूरा एक कंप्लीट यंग शूट का डेवलपमेंट हो गया। मगर इस पूरी प्रोसेस में जो है कॉटिलडॉन वॉज रिमेन प्रेजेंट अंडरग्राउंड। कॉटिलडॉन या सीड कोट या जो कोई भी जो पोर्शन है सीड का, उसमें से बस इपिकोटाइल अगर आप छोड़ दो तो बाकी पोर्शन सब क्या है, सॉइल सरफेस के नीचे है। ठीक है। और इस तरह का जब जर्मिनेशन होता है जहाँ पे कॉटिलडॉन जो है ये सॉइल सरफेस में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोला जाता है हाइपोजियल। हाइपो का मतलब बिलो। तो ये कॉटिलडॉन से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हाइपो मतलब जहाँ पे कॉटिलडॉन नीचे रहेंगे और इपी मतलब जहाँ पे कॉटिलडॉन ऊपर आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हाइपोजेल मतलब कॉटिलडॉन रिमेन अंडरग्राउंड और इपीजेल मतलब कॉटिलडॉन आर पुश आउट ऑफ सॉइल। तो इस तरह से आप जो है हाइपोजेल और इपीजेल जर्मिनेशन को याद रख सकते हैं। और ये जो देखा जाता है हाइपोजेल टाइप का जर्मिनेशन, ये मैंगो में होता है, गाँव में भी होता है, मगर मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में देखा जाता है। जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, इन सब में जो है इसी तरह का जर्मिनेशन होता है। यहाँ पे जो सॉइल सरफेस के ही नीचे जो है ये सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो है बस इपिकोटाइल वाला पार्ट जो प्लिमूल और कॉटिलडॉन जहाँ पे अटैच होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस को, वो वाला जो पार्ट है इपिकोटाइल, वो बस सॉइल सरफेस के ऊपर आएगा, बाकी पोर्शन नहीं आएगा, है ना। अब जनरली देखिए मैंगो का सीड भी थोड़ा सा हेवी होता है ना। तो वहाँ पे कॉटिलडॉन को पुश कर पाना शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, इपिकोटाइल की ग्रोथ कराता है। तो दोनों तरह के मैकेनिज्म जो है ये देखे जाते हैं। ठीक है, दोनों तरह के मैकेनिज्म जो है ये प्लांट में होते हैं इपिकोटाइल को ग्रो करके। अब देखिए क्रॉस में आपको याद रखना है, जहाँ पे इपिकोटाइल ग्रो हो रहा है उसको हाइपोजेल जर्मिनेशन बोलेंगे, और जहाँ पे हाइपोकोटाइल ग्रो हो रहा है वहाँ पे इपिजेल जर्मिनेशन आप उसको बोल सकते हैं। ठीक, क्रॉस में आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली जर्मिनेशन के दो टाइप है, एक है इपिजेल जर्मिनेशन, एक है हाइपोजेल जर्मिनेशन। मगर इसके अलावा भी एक थर्ड टाइप का जो है जर्मिनेशन देखा जाता है। थर्ड टाइप का जर्मिनेशन है वो है विविपेरी। ठीक है, तो ये विविपेरी जो है एक थर्ड टाइप का जो है, अब इसको थर्ड कैटेगरी बोल सकते हैं जर्मिनेशन का। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन है। रेगुलर प्लांट्स में ये नहीं देखा जाता, पर कुछ स्पेशल जो प्लांट है जो समुद्र के किनारे पे जनरली प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है मैंग्रोव। मैंग्रोव ऐसे प्लांट है जो समुद्र के किनारे पे प्रेजेंट होते हैं, और जो खास करके डेवलप हुए इसलिए है कि जो फ्लो जो है समुद्र की जो लहरें आती है वो सरफेस को डैमेज न करे, सॉइल का जो एरिया है, जो लैंड का जो एरिया है उसको डैमेज न करे। इसलिए मैंग्रोव जो है इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरह से जो है ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। इसके रूट्स जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इस वजह से आपस में मिक्स होते हैं, तो लहरों का जो इफेक्ट है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अपना जो लैंड का जो एरिया है ये प्रोटेक्ट हो जाता है ना। तो वो मैंग्रोव वाले प्लांट है। अब ये जो प्लांट है, अब ये समुद्र का पानी तो खा रहा होता है, अगर यहाँ पे अगर ग्रो होना है तो यहाँ के जो सीड्स अगर डायरेक्ट उस वाटर में अगर चले भी जाए तो ग्रो नहीं होंगे, जर्मेट नहीं होंगे, क्योंकि पानी खा रहा है। तो इन्होंने एक स्पेशल तरह का जो है मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है, और वो स्पेशल तरह का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, उसी को बोला जाता है विविपेरी, या तो उसको बोल सकते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ही सीड जो है, जैसे फ्रूट जैसे डेवलप हो गया, तो फ्रूट डेवलप होने के बाद जो है सीड्स भी डेवलप हो चुका है, मगर इसमें जो है जर्मिनेशन के लिए रेस्टिंग पीरियड नहीं होता। जैसे आपने देखा कि रेगुलर सीड में डॉर्मेंसी पीरियड होता है, वो इमीडिएटली मैच्योर होते बराबर फिर से जर्मिनेट नहीं होगा। कुछ टाइम तक जो है, कुछ लिमिटेड टाइम तक जो है वो क्या है, जर्मिनेशन नहीं होता है उसमें। तो वो जो है डॉर्मेंसी पीरियड होता है। यहाँ पे डॉर्मेंसी पीरियड नहीं होता, नो रेस्टिंग पीरियड, कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होगा। जैसे ही ये सीड मैच्योर हो गया वो फिर से इमीडिएटली जो है जर्मिनेट भी हो सकता है। जैसे ही वो मैच्योर हो चुका है सीड, वैसे ही वो जर्मिनेट भी हो सकता है। मगर जर्मिनेट अगर हुआ तो वो तो वाटर जो है, ये पानी जो है वहाँ पे खा रहा है, तो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं होगा। वो जो है मदर प्लांट पे, जिस प्लांट का वो सीड है उसी प्लांट के ऊपर वो जर्मिनेट हो जाता है ना। जिस प्लांट पे वो ग्रो हो चुका है उसी प्लांट पे वो जर्मिनेट हो सकता है, और इसी को बोला जाता है इन सिटू जर्मिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, इन सिटू जर्मिनेशन। इन सिटू जर्मिनेशन मतलब जिस प्लांट पे वो बना है उसी प्लांट पे वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट भी हो जाएगा। तो इसी को बोला जाएगा इन सिटू जर्मिनेशन। तो ये मैकेनिज्म जो है बस
मैंग्रोव टाइप के जो प्लांट है उनमें देखा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा जैसे थोड़ा सा वो जर्मिनेट हो जाता है, रेडिकल ग्रो होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे जैसे ही लहरें कम हो जाती है वैसे वो गिरेगा, और जहाँ पे वो गिरेगा वहाँ पे थोड़ा भी अगर उसको टाइम मिल गया, थोड़ा भी अगर उसको टाइम मिल जाता है तो क्या हो जाता है, जैसे थोड़ा सा भी टाइम मिल गया, लहरें कम हो गई, तो वो जो है जर्मिनेट हो जाता है, रेडिकल बड़े फास्ट तरह से ग्रो हो जाता है और रूट सिस्टम बना लेता है। और एक बार रूट सिस्टम अगर बन गया तो उसके बाद जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, और वो अच्छे से फिर ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ, अगर वो जर्मिनेट अगर मदर प्लांट पे नहीं होता तो शायद ये इस तरह से वो ग्रो नहीं हो सकता था, इस तरह से जो है वो खुद का जो है प्लांट नहीं बना सकता था, मगर ये मैकेनिज्म की वजह से ये क्या हो गया, पॉसिबल हो गया उसके लिए। तो ये विविपेरी है, और ये खास करके मैंग्रोव प्लांट में ही देखी जाती है। एक स्पेशल तरह का आप जर्मिनेशन इसको बोल सकते हैं, जब मदर प्लांट पे सीड ग्रो हो जाता है और जहाँ पे रेस्टिंग पीरियड भी नहीं है, जैसे ही सीड मैच्योर हो गया इमीडिएटली वो जो है फिर से ग्रो होना शुरू हो जाता है, जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। ये जो है बस इसी तरह के प्लांट में देखा जाता है, बाकी प्लांट में नहीं है। तो ये एक थर्ड कैटेगरी आप बोल सकते हैं जर्मिनेशन की, जो खास तरह के मैंग्रोव प्लांट में एडप्ट की गई है ना, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसलिए विविपेरी मैंग्रोव तरह के जो प्लांट है इनमें ही देखा जाता है ना। तो इस तरह के आज अपन ने देखा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में। तो तीन तरह के जर्मिनेशन आप बोल सकते हैं, बेसिक दो ही कैटेगरी है, एपिजेल जर्मिनेशन और हाइपोजेल जर्मिनेशन, मगर एक विविपेरी जो है आप इसको थर्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं, जो एक स्पेशल तरह का जर्मिनेशन का एक टाइप है। ठीक है, तो ये है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में। तो आज अपन ने देखा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, वो कौन से फैक्टर है जो सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो अपन देखेंगे। तो देखिए कौन से फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें से एक है मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है ऑक्सीजन, टेम्परेचर, उसके अलावा है फूड और न्यूट्रिशन, एंड देन लाइट। ये वो फैक्टर्स है जो सीड के जर्मिनेशन के वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। तो उसमें से वन बाय वन अपन देखेंगे। तो सबसे ज़रूरी है मॉइस्चर। सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या है सीड के जर्मिनेशन के लिए, वो है मॉइस्चर। अब देखिए जब ये डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, जब ये सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, तब उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कितना होता है, लगभग इन द डॉर्मेंसी पीरियड ये कितना होता है मॉइस्चर, लगभग 10 to 15% होता है। कितना होता है, 10 to 15% वाटर आप बोल सकते हैं। सीड के अंदर जब होता है वो एम्ब्रियो, तो उसके अंदर 10 to 15% ही मॉइस्चर होता है। और जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का अगर ग्रोथ होना है, अगर डेवलपमेंट होना है, तो उसको लगभग 75 से 90% वाटर जो है ये नेसेसरी है ना। फॉर जर्मिनेशन या बोल सकते कि इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ है जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको कितना चाहिए, इट रिक्वायर्ड 75 to 90% वाटर या मॉइस्चर बोल सकते हैं। कितना चाहिए उसको, 75 to 90% जो है वाटर चाहिए, जबकि होता है कितना है 10 to 15% वाटर होता है। और इस वजह से जो है सीड सर्वाइव तो कर लेता है, एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर सर्वाइव तो कर लेता है, बट जर्मिनेट नहीं होता, ग्रो नहीं होता। ठीक है ना। और जब सीड जो है जर्मिनेट होना शुरू करता है तो उसकी सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होता है मॉइस्चर। ठीक है, अब देखिए जब वो सीड जर्मिनेट होता है तो वो कहाँ ग्रो कैसे होता है, व्हेन सीड अब्सॉर्ब वाटर थ्रू सीड कोट एंड माइक्रोपाइल, फॉलोइंग चेंजेस विल बी ऑकर। चेंजेस क्या होंगे, जब भी वो सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उसके अंदर चेंजेस क्या होंगे। सबसे पहले क्या करता है वो वाटर को अब्सॉर्ब करता है ना।
वाटर अब्सॉर्ब थ्रू, कहां से अब्सॉर्ब करेगा ये वाटर? एक तो सीड कोट से एंड माइक्रोपाइल से। सीड कोट और माइक्रोपाइल दो ऐसे पॉइंट है जहां से ये क्या कर सकते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो वहां से वाटर अब्सॉर्ब होगा। सीड माइक्रोपाइल तो ओपन ही है, वहां से इजीली जो है वाटर आ सकता है। और सीड कोट भी अगर परमेएबल है, थोड़ा भी अगर सॉफ्ट हो जाता है, तो वहां से भी वाटर की एंट्री होती है। तो जब भी वाटर की एंट्री स्टार्ट हो गई तो क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहला चेंज देखिए क्या आएगा। सीड swell up and increase in size, increase in size। क्या होगा? तो देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर। चेंजेस जो है, सबसे पहला चेंज होगा वो होगा सीड जो है ये स्वेल होगा और उसका साइज जो है ये इंक्रीज होगा, बराबर है। और उसके बाद देखिए सीड कोट जो है ये धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाएगा। सीड कोट जो है क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होते हुए चला जाएगा। और जैसे जैसे वो सॉफ्ट होगा तो सीड कोट की भी परमेबिलिटी जो है ये इंक्रीज होगी। अगर सीड कोट अगर सॉफ्ट होता है तो उसकी भी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, और परमेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो अगेन वाटर के लिए इजी पाथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए इजी पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है सेल के जो एम्ब्रियो के जिस सेल होते हैं उसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा एक्टिव होने से जो है एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो है एम्ब्रियो जो है ये साइज में इंक्रीज होगा। एम्ब्रियो जो है इसका साइज जो है क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। और एम्ब्रियो का अगर साइज अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो को कवर कौन कर रहा था, सीड कोट कवर कर रहा था। एम्ब्रियो को जो सीड कोट कवर कर रहा था उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो ब्रेक होगा, है ना। सीड कोट जो है ये ऑब्वियसली ब्रेक होगा। और सीड कोट ब्रेक होने की वजह से रेडिकल और प्लीमूल का जो पाथ है ये इजी हो जाएगा। रेडिकल जो है सबसे पहले ग्रो होता है, उसके बाद प्लीमूल जो है ये ग्रो होता है। और सीड कोट ब्रेक होने की वजह से रेडिकल और प्लीमूल जो है ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। रेडिकल एंड प्लीमूल विल कम्स आउट। अब देखिए ऑब्वियसली जब वाटर अवेलेबल हो चुका है और ऑक्सीजन भी जब अवेलेबल अगर हो चुका है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। किसका? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो क्या करेगा, वाटर और ऑक्सीजन अवेलेबल होने की वजह से अब बहुत फास्ट तरह से जो है रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि उसको रेडिकल की ग्रोथ के लिए या प्लूम्यूल की जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी अमाउंट में एनर्जी लगेगी। तो उसको फास्ट सेल डिवीजन करना पड़ेगा, फास्ट सेल इलोंगेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जो है उसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो भी कॉटिलडॉन में जो स्टोर जो फूड है उसका रेस्पिरेशन करके जो है एनर्जी ली जाती है। और उसके लिए उसको जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है उसको बाहर से, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना है। और जो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स कौन से जो होते हैं, एंडोस्पर्म में कॉटिलडॉन में स्टोर होता है फूड, तो वहाँ की जो एंजाइम्स है ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। एंजाइम जो है क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कौन से इसमें, एंडोस्पर्म में बोलो या कॉटिलडॉन में बोलो, एक तो स्टोरेज एंडोस्पर्म में होता है या तो फिर कॉटिलडॉन में होता है। तो दोनों जगह पे जहाँ पे भी स्टोरेज है वहाँ के एंजाइम्स अगर एक्टिव हो गए, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर एक्टिव हो गए तो क्या होगा, हाँ एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और जो है इजीली उसका कन्वर्जन, जो भी फूड उसके अंदर स्टोर है एंडोस्पर्म के अंदर या कॉटिलडॉन के अंदर, उसका कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। और जो स्टोर फूड है ये धीरे धीरे डिजॉल्व होके इजी फॉर्म में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, है ना। ग्रोथ के लिए जो इजी फॉर्म है उस फूड को कन्वर्ट करके जो है उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, एक सीड का जर्मिनेशन जो है ये शुरू हो जाएगा, है ना। ये सीड के जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है कहाँ से, इम्बिबिशन ऑफ वाटर से। जब सीड वाटर को अब्सॉर्ब करता है और सीड अपना साइज जो है ये इंक्रीज करता है तो उसको बोला जाता है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मीन्स वाटर को अब्सॉर्ब करना।
हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, मतलब सीड के अंदर वाटर कम है, बाहर जो है वाटर अगर ज़्यादा है तो वो अब्सॉर्ब किया जाता है, तो इसको बोला जाता है इम्बिबिशन। तो सीड क्या करते हैं, वाटर को इम्बाइब करते हैं, और लगभग 75 से 80% अगर सॉरी 90% अगर वाटर अगर अवेलेबल हो जाता है तो सीड का जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि उसमें इंटरनल कोई डॉर्मेंसी ना हो। सीड के अंदर अगर कोई इंटरनल किसी फैक्टर की वजह से डॉर्मेंसी अगर नहीं है तो सीड इजीली जो है जर्मेट हो जाएगा। अगर 75 से 90% अगर वाटर अगर आपने सप्लाई कर भी दिया मगर सीड अगर जर्मेट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर किसी न किसी वजह से जो है डॉर्मेंसी अभी भी बनी हुई है। तो वो हो सकता है किसी सीड कोट की वजह से हो सकता है, या तो फिर उसके अंदर समझ लो कोई केमिकल प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या और किसी फैक्टर की वजह से होता है। जैसे आप देखिए कि कई बार एम्ब्रियो खुद भी जो है पूरा मैच्योर नहीं हुआ और सीड बन गया है, तो इस वजह से भी डॉर्मेंसी हो सकती है। तो कई तरह की डॉर्मेंसी हो सकती है, वो अपन देखेंगे आने वाले टॉपिक में। देन मॉइस्चर सबसे पहले ज़रूरी फैक्टर है जो सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट फैक्टर इज ऑक्सीजन। तो देखिए सेकंड फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। जब भी सेल जो है ग्रो होता है, सॉरी जो एम्ब्रियो जो है ये जब ग्रो होता है तो उसका एक्टिव सेल डिवीजन होना ज़रूरी है, क्योंकि रेडिकल की ग्रोथ कराना है, प्लूमुल की ग्रोथ कराना है। और जब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो रूट सिस्टम या शूट सिस्टम डेवलप नहीं होगा। इसलिए जो है सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। और सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सेल को काफ़ी एनर्जी जो है ये स्पेंड करनी पड़ती है ना। मतलब सेल जब डिवाइड होता है तो एग्जैक्टली डबल अमाउंट में जो है उसको हर चीज़ बनानी पड़ती है, तभी जाके इक्वल दो टाइप के जो है दो सेल बनेंगे, डॉटर सेल, जैसे आपने माइटोसिस में दिखा है ना। तो यहाँ पे माइटोसिस होगा तो एक से दो सेल बनेंगे, तो एग्जैक्टली डबल अमाउंट में हर चीज़ लगेगी, क्रोमोजोम डबल बनाने पड़ेंगे। सेल के अंदर का जो जो चीज़ है वो हर चीज़ जो हर सेल ऑर्गेनल आपको डबल लगेगा। तो सेल इलोंगेट भी होंगे। तो ये हर चीज़ के लिए जो है क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का सोर्स क्या है, जो भी स्टोर था एंडोस्पर्म में या कॉटिलडॉन में, वो स्टोर जो है एनर्जी वो क्या है, एंडोस्पर्म में है या तो कॉटिलडॉन में है। और उसको कन्वर्ट करना जो है वो किस वजह से हो सकता है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। ऑक्सीजन की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होगा और जो फूड है उसका कन्वर्जन होगा और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी सेल को। तो सेल जो है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रहती है तभी यूज़ कर सकता है। और इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि एरोबिक टाइप का वहाँ पे रिस्पिरेशन होगा। अब एरोबिक टाइप के रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जब भी आप देखिए फार्मर लोग जब भी सीड को सोइंग करते हैं फील्ड पे, फार्मर लोग, तो आप देखिए वहाँ पे ज़्यादा डीप वो जो है सॉइल में उसको सोइंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का जो सरफेस होता है सॉइल का उसमें ज़्यादातर आप देखिए काफ़ी जो है वहाँ पे पोरोसिटी होती है। जितना डीप आप जाएंगे सॉइल में उतना जो है पोरोसिटी कम होती जाएगी। ऊपर सरफेस पे जो है काफ़ी पोरोसिटी है। तो अगर पोरोसिटी है, अगर गड्ढे जो है उन गड्ढों से जो है सीड को इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। ज़्यादा डीप अगर सोइंग होगी तो सीड को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो सीड के अंदर का जो स्टोरेज है वो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ। ज़्यादा डीप सोइंग होने से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ तो सीड के अंदर जो स्टोरेज है उसका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो एनर्जी अवेलेबल नहीं हुई, तो सीड में जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए फार्मर क्या करते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर डीप, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेंटीमीटर डीप जो है क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। और जिस वजह से सॉइल के अंदर भी सीड रहे फिर भी ऊपर की सरफेस पे अगर रहता है तो क्या होता है, थोड़ा सा 5 से 7 सेंटीमीटर डीप अगर होता है तो ऑक्सीजन सफिशिएंटली अवेलेबल हो जाता है। और ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी अगर ढकी रही तो क्या है, बाकी जो सीड खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, कोई पंछी या कोई बर्ड अगर आके या कोई एनिमल अगर उसको खा सकता है तो वो भी नहीं खाएगा। तो ये दोनों वजह से जो है दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं कि ऊपर से वो प्रोटेक्ट भी हो गया सॉइल से और थोड़ा डीप रहने की वजह से क्या है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो गया, है ना। तो ये दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए सोइंग जो है ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं की जा सकती,
या एकदम सरफेस पे भी नहीं की जा सकती। एटलीस्ट सीड जो है कवर होना चाहिए सॉइल से और उसको ऑक्सीजन भी अवेलेबल होना चाहिए, ये पर्पज़ है। ऑक्सीजन के लिए जो है खास करके सोइंग जो है ज़्यादा डीप नहीं की जा सकती, तो 5 से 7 सेंटीमीटर जो है ये रिकमेंडेड है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की वजह से जो है ये करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा डीप अगर हो गया तो सीड जो है सीड को पुश करने के लिए जो है ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि सीड बाहर आ भी ना पाए। इसलिए बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं। तो ज़्यादा डीप का दो नुकसान है, ज़्यादा डीप सोइंग के दो नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादा डीप होने से वो सॉइल को पुश करके बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरा जो है ज़्यादा डीप होने से उसको ऑक्सीजन भी कम अवेलेबल होगा। ये दोनों रीज़न की वजह से जो है सीड जो है ये जर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए जो है रिकमेंडेड जो डेप्थ है वो क्या है, 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने ही डीप जो है सॉइल के अंदर आप सोइंग कर सकते हैं। अब किसी किसी में जो है प्लांट टू प्लांट ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी हो सकता है, मगर जनरली देखा जाए तो 5 से 7 सेंटीमीटर जो है डीप सोइंग की जाती है। ठीक है, ये उसके पीछे का रीज़न है। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है ये बहुत मायने रखती है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, उसी तरह का एक और फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखिए थर्ड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो मोस्ट ऑफ द सीड की अगर मैं बात करूं तो ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है मोस्ट ऑफ द सीड जो है ये जर्मिनेट नहीं होते, या बोल सकते कि अबव 45 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द सीड में ये देखा जाता है। तो एक आइडियल जो रेंज है टेम्परेचर की वो क्या है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर इतना टेम्परेचर अगर ये होता है तो सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, मतलब लगभग 45 टेम्परेचर होना, और बहुत कम भी होना, 0 से 5 डिग्री भी होना, ये जो है फेवरेबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द सीड के लिए जो है जर्मिनेशन जो है एक आइडियल टेम्परेचर में ही होता है। इसलिए सॉइल के अंदर जब सीड होता है तो क्या होता है, सॉइल ऑटोमेटिक जो है क्या करती है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है जो 20 से 25 डिग्री हो सकता है। मगर सॉइल के अंदर आप देखिए सॉइल एक मदर के जैसे जो है काम करती है सीड के लिए। उसको एक मॉइस्चर, उसको जो है मॉइस्चर अवेलेबल कराती है, उसको ऑक्सीजन अवेलेबल कराती है, उसको एक आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है जर्मिनेशन के लिए। तो ये सॉइल एक मदर के जैसे काम करती है ना। तो मोस्ट ऑफ द सीड देखिए, आप सीड को फेंक भी दो तो सॉइल के अंदर वो जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि सॉइल जो है एक मदर के जैसे वहाँ पे एक्ट करती है ना। तो आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब भी सीड को जब लैब में टेस्ट किया जाता है, जर्मेट किया जाता है, तो जनरली यही टेम्परेचर वहाँ पे रखा जाता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फूड और न्यूट्रिशन। देखिए कोई भी जो सीड जो है जर्मिनेशन जब होता है सीड का, तो उसको जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए क्योंकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसमें जो रेस्पिरेशन का जो रेट है ये काफ़ी फास्ट होने वाला है ना। क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ज़्यादा रेस्पिरेशन से आएगी, है ना। ज़्यादा एटीपी एरोबिक टाइप के रेस्पिरेशन से होता है। तो ऑक्सीजन जब अवेलेबल हो जाता है, वाटर जब अवेलेबल हो जाता है, तो सीड जर्मेट होना शुरू हो जाता है। और जो भी उसमें स्टोर जो फूड है, जो कहाँ पे होता है, कॉटिलडॉन में होता है या तो एंडोस्पर्म में होता है ना। तो कॉटिलडॉन और एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर है उसका कन्वर्जन होता है एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू, और वो जो कन्वर्जन है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उससे जो है सेल डिवीजन के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए जो है एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। तो न्यूट्रिशन सीड में अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर अवेलेबल है तो ही वो जो है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। किसी किसी सीड में अगर स्टोरेज अगर कम है तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। स्टोरेज अगर सफिशिएंट है तो सेल एक्टिवली डिवाइड होंगे, एनर्जी सफिशिएंट होगी तो सेल जो है एक्टिवली डिवाइड होंगे और जो है सीड जो है ये जर्मेट हो जाएंगे। मगर अगर स्टोरेज ही अगर कम है, स्टोरेज अगर शॉर्ट है, तो फिर जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है स्टोरेज होना ज़रूरी है सीड के अंदर। इसलिए आप मैक्सिमम सीड्स के अंदर आप देखिए तो क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है कॉटिलडॉन में या तो एंडोस्पर्म में स्टोरेज किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में जो है उसको स्टोर किया जाता है।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि उसको स्पेस कम लगेगी और एनर्जी ज़्यादा स्टोर की जा सकती है, इसलिए जनरली स्टार्च वगैरह के फॉर्म में या ऑयल वगैरह के फॉर्म में जो है एनर्जी स्टोर की जाती है। ऑयल यील्डिंग प्लांट पे आप देखिए ये क्यों किया जाता है, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है इसलिए। तो एक तो एंडोस्पर्म या तो कॉटिलडॉन, दो तरह के दो इसमें जो है एक किसी भी इसमें जो है एनर्जी स्टोर की जा सकती है। तो ये फूड और न्यूट्रिशन के भी ऊपर डिपेंड करता है कि सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइट। देखिए जनरली तो ऐसे देखा गया है कि लाइट जो है ये नेसेसरी नहीं है जर्मिनेशन के लिए, जनरली ऐसे होता है, मगर किसी किसी सीड में जो है ये देखा गया है कि जैसे कि ऑर्किड है, जैसे कि टोबैको है, इन प्लांट में जर्मिनेशन के लिए जो है देखा गया है कि लाइट नेसेसरी है। इन सम प्लांट जैसे कि ऑर्किड है, जैसे कि टोबैको है, इनमें जो है थोड़ा सा लाइट का रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, है ना। तो ये किसी किसी इसमें होता है, अदरवाइज अगर आप देखो तो जर्मिनेशन जो है बहुत अच्छे से होता है जब लाइट नहीं है। मैक्सिमम सीड्स में, मैक्सिमम प्लांट्स में ये है कि इन अब्सेंस ऑफ लाइट, इन अब्सेंस ऑफ लाइट जो है जर्मिनेशन जो है ये काफ़ी फास्ट होता है, मतलब जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत नहीं है। मगर जर्मिनेशन होने के बाद फिर लाइट चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। जर्मिनेशन के बाद जो है लाइट की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बाद में ट्रू लीव्स आ जाएंगे, ट्रू लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे और इंडिपेंडेंटली जो है वो प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तब तो लाइट चाहिए। मगर जर्मिनेशन के वक्त जो उसको लाइट की वजह से नेसेसरी नहीं होती, जनरली देखा गया है। मगर ऑर्किड और टोबैको जैसे कुछ प्लांट है जिनको लाइट की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये कुछ एक्सेप्शन तो है, बट जनरली ऐसा है कि लाइट ज़रूरी नहीं है। तो जितना डार्क रहेगा, मैक्सिमम सीड्स में ये है कि जितना डार्क कंडीशन रहेगा उतना ही सीड जो है अच्छे से जर्मिनेट होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थे जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट कर सकते थे। तो कौन से हैं? मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, फूड और न्यूट्रिशन है और लाइट है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा आज सीड जर्मिनेशन के बारे में। और एक छोटा जो टॉपिक है जो सीड से रिलेटेड ही है, जो है सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा सीड डॉर्मेंसी। तो ये एक लास्ट टॉपिक है जो सीड से रिलेटेड जो अपन देख चुके हैं, काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं, बस लास्ट टॉपिक जो है वो है सीड डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी एक्चुअली क्या है ये अपन पहले भी देख चुके हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि डॉर्मेंसी एक्चुअली है क्या। तो देखिए जो भी सीड की जो स्टेजेस है, एक्चुअली सीड जो है इसके दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। एक है उसमें मैच्योरेशन, जब वो सीड जो है फ्रूट के अंदर, एंजियोस्पर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रूट के अंदर सीड डेवलप होता है, तो जब फ्रूट मैच्योर होता है और उसके साथ साथ जो है सीड्स भी मैच्योर होते हैं, बराबर है। तो एक तो सीड मैच्योर हो जाता है, और जब वो सीड जर्मिनेट होता है, वही सीड जब सॉइल में फिर से जर्मिनेट होगा, तो इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है डॉर्मेंसी पीरियड। क्या बोला जाएगा उसको? डॉर्मेंसी पीरियड। मतलब वो एक ऐसी स्टेज होती है जिस पीरियड में सीड जो है मैच्योर हो चुका है, बट वो जर्मिनेट नहीं होता। और जर्मिनेट क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्पररीली जो है उसमें इंटरनली जो है कुछ रीज़न की वजह से वो जर्मिनेट नहीं होता। और वो जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इनहिबिटेड जर्मिनेशन, मतलब वो स्टेज कि वो जर्मिनेट नहीं होता है, भले ही बाहर की कंडीशन जो है सुटेबल हो, मगर जब तक वो अंदर से रेडी नहीं है ग्रो होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। बाहर में आपने सब कुछ सुटेबल कर दिया, मगर वो खुद अंदर से जब तक उसका एम्ब्रियो या उसकी सीड की जो भी कंडीशन है वो जब तक सुटेबल नहीं है, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो उसको बोला जाता है डॉर्मेंसी। सीड की इस कंडीशन को बोला जाता है डॉर्मेंसी। डेफिनेशन देखेंगे, स्टेट ऑफ इनहिबिटेड जर्मिनेशन। कौन सी स्टेज? इनहिबिटेड जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन नहीं होगा सीड का। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रीजंस। क्यों नहीं होगा? तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो है सीड जो है जर्मिनेट होने के लिए कैपेबल नहीं है। तो वो जो स्टेज है सीड की उसको बोला जाता है डॉर्मेंसी, ठीक है।
मगर जो पीरियड है जब सीड मैच्योर हो चुका है बट जर्मिनेट होने का है, इस बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाएगा डॉर्मेंसी पीरियड, और उस स्टेज को बोला जाएगा डॉर्मेंसी। ठीक है, तो ये सीड में होना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या है कि सीड एक बार मैच्योर हो चुका है, मगर वही सीड उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट ईयर का वही सेम सीजन। तो नेक्स्ट ईयर के सेम सीजन के लिए जो है उस सीड के अंदर जो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है ये वायबल रहेगा, मगर वो सीड इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन ज़रूरी है। अगर देखिए समर में अगर कोई क्रॉप मैच्योर होता है और नेक्स्ट सीजन जो है अभी समर है, समर के जस्ट पहले मैच्योर हो चुका है, अब समर जो है नेक्स्ट है, तो वो सीड अगर जर्मिनेट हो भी गया इमीडिएटली तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उस प्लांट के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि समर शुरू हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर वो जो है समर के पहले जो है वो मैच्योर होना चाहिए, मतलब उसके पहले अपन उसको लगाएंगे। तो इसलिए क्या है, ज़रूरी क्या है कि टेम्परेरीली उस सीड के अंदर जो है एक पॉज होना ज़रूरी है। जैसे अगर इमीडिएटली अगर प्लांट में अगर सीड बन चुका और इमीडिएटली अगर वो जर्मिनेट हो रहा है तो उस प्लांट का पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसने सीड किस लिए बनाया था, सीड इसलिए बनाया था कि वो दूर दूर तक जा सके और अलग दूसरे एरिया में जो है वो प्लांट बना सके, ये उसका पर्पस था। मगर अगर जैसे मैच्योर हो गया वैसे अगर वो जर्मेट हो जाए तो प्लांट के पास ही रह जाएगा, नज़दीकी गिर जाएगा, नज़दीकी प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो सीड ज़्यादा दूर तक फैलने चाहिए, इसलिए जो है उसका एम्ब्रियो वायबल रहना चाहिए। सीड जो है टेम्परेरीली उसका जर्मिनेशन जो है स्टॉप होना चाहिए, इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ये प्लांट के लिए नेसेसरी है। और इसलिए ये डॉर्मेंसी कंडीशन जो है प्लांट ने सीड के अंदर डेवलप की है, तो ये नेसेसरी है। ठीक है, एक तो सीड को जो है डिस्पर्सल के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है, डॉर्मेंसी इसलिए वो ट्रैवल करेगा, उस टाइम तक वो जो है जर्मिनेट नहीं होगा, ये प्लांट के लिए अच्छा है ताकि वो दूर दूर तक फैल जाएगा, है ना। तो ये जो है ये नेसेसरी कंडीशन है। देन एम्ब्रियो जो है इस टाइम पीरियड में, डॉर्मेंसी पीरियड में क्या है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है ना। वो वायबल तो है बट इनएक्टिव स्टेज में है टेम्परेरीली। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ प्रोसेस है जो एम्ब्रियो के अंदर जो भी रहेगी वो टेम्परेरीली जो है सस्पेंडेड कंडीशन में रहेगी, और ये डॉर्मेंसी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब वो क्या रीजंस है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है। वो क्या रीजंस है, वो रीजंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए, कई बार क्या होता है कि सीड जो है इसका सीड कोट काफ़ी हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। किसी किसी प्लांट में आप देखिए उसकी जो है जब भी सीड को जर्मिनेट होना है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है, और जब वाटर को अब्सॉर्ब करेगा तो धीरे धीरे वाटर इम्बाइब होगा और ऑक्सीजन और वाटर को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करेगा, बाहर के एटमॉस्फेयर से लेगा। उस वजह से जो है सीड कोट जो है क्या हो जाता है, थीन हो जाता है और वाटर की परमेबिलिटी और बढ़ जाती है। नॉर्मली ऐसे होता है, मगर किसी किसी सीड में जो है क्या होता है कि सीड कोट ही काफ़ी हार्ड है। क्या है, सीड कोट जो है ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ये थिक या हार्ड सीड कोट की वजह से वाटर जो है अवेलेबल नहीं हो जाता, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो ये हार्ड सीड कोट या तो थिक सीड कोट, ये एक रीज़न है। थिक एंड हार्ड सीड कोट ये एक रीज़न है कि वाटर जो है अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ड है सीड कोट। अगर ये सॉफ्ट हो सकता है तो फिर वाटर की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब तक एम्ब्रियो को वाटर नहीं मिलता, ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि वाटर 90% तक, 75 to 90% तक जब वाटर अवेलेबल होता है एम्ब्रियो को, तभी जाके जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर। तो वाटर कब अवेलेबल होगा, जब सीड कोट सॉफ्ट रहेगा या थीन रहेगा। अगर थिक या हार्ड होगा तो पॉसिबल नहीं है वाटर अवेलेबल होना। इसलिए हार्ड सीड कोट वाले जो प्लांट रहेंगे उनका सीड कोट जब तक थीन नहीं होगा तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है किसी सीड के अंदर जो है डॉर्मेंसी होने का कि उसका सीड कोट हार्ड हो, एक तो ये हो सकता है। या आप देखिए किसी किसी सीड के अंदर जो उसकी सेल वॉल जो होती है ना, सीड के अंदर जो भी टिश्यूज है उसकी जो सेल वॉल है ये लिग्निन से बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी रहती है, सेल वॉल इज कवर्ड बाय लिग्निन। और आपने पहले भी देख चुके हैं कि लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है जो वाटर प्रूफ मटेरियल है, इससे वाटर जो है ये पास नहीं होता।
है ना। तो वाटर जब पास नहीं होगा, जब तक लिग्निन है तब तक वाटर पास नहीं होगा, और वाटर पास नहीं होगा तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको अवेलेबल नहीं होगा, तो इस वजह से जो है जर्मिनेशन रुक जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, एक तो हार्ड या थिक सीड कोट, दूसरा जो है सीड कोट के जो टिश्यूज है उनमें लिग्निन होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, देन उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, एम्ब्रियो खुद भी जो है डॉर्मेंट होता है, डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ये क्या कंडीशन है, किसी किसी सीड में क्या होता है, कई बार सीड जो है मैच्योर हो रहा था उस टाइम, एम्ब्रियो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ होगा, तो समटाइम्स एम्ब्रियो कंप्लीटली नॉट मैच्योर व्हेन द सीड इज राइप। सीड मैच्योर हो चुका है, सीड के बाकी सब पार्ट्स डेवलप हो चुके हैं, मगर एम्ब्रियो जो है ये किसी वजह से पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड सच सीड मस्ट कंप्लीट देयर एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शन बिफोर द जर्मिनेशन। अब ऐसे सीड क्या करेंगे, जब वो जर्मिनेट होने के लिए प्रोसेस करेंगे तो पहले अपनी खुद की मैच्योरिटी पहले कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर वो जर्मिनेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। तो ये जो है डॉर्मेंट एम्ब्रियो की वजह से इस तरह से होता है। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो नॉट मैच्योर, मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा, तो भी ये हो सकता है, डॉर्मेंट स्टेज आ सकती है। मगर इसमें क्या करेंगे फिर से, बिफोर जर्मिनेशन दे विल कंप्लीट देयर एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शन। बिफोर जर्मिनेशन क्या करेंगे वो, बिफोर जर्मिनेशन दे कंप्लीट their enzymatic and chemical रिएक्शन। तो ये क्या करेंगे, पहले जर्मिनेशन के पहले अपनी पूरी जो इमैच्योर जो स्टेज है उसको पहले मैच्योर करेंगे, मतलब एंजाइमेटिक या जो भी केमिकल रिएक्शन उसके बचे हुए होंगे पहले जो नहीं हो चुके थे उनको अभी पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर जर्मिनेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से भी होता है। तो ये डॉर्मेंट एम्ब्रियो भी एक कंडीशन हो सकती है सीड के अंदर डॉर्मेंसी होने के लिए। और कुछ तो केमिकल्स है, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स उनको बोला जाता है, जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करेंगे, जर्मिनेशन को इनहिबिट करेंगे, वो भी कुछ कंडीशन है। जैसे कि कुछ केमिकल है, जैसे एबी है, अब्सिसिक एसिड इनको बोला जाता है। एक है डॉर्मिन, डॉर्मेंसी प्रोड्यूस करने वाला केमिकल है डॉर्मिन। एक है कोमेरिन। इस तरह के कुछ केमिकल है जो क्या करते हैं, सीड को जर्मिनेशन से रोकते हैं। एबीए या डॉर्मिन या कोमेरिन इस तरह के कुछ केमिकल है, क्या करते हैं, सीड को जर्मिनेशन से रोकते हैं, तो इनको जो है जर्मिनेशन इनहिबिटर्स बोला जाता है। ठीक है ना। और इनके लिए इलाज क्या है कि ये कैसे जो है आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। इस तरह की अगर डॉर्मेंसी है तो इसके लिए जो है एक लीचिंग प्रोसेस है। लीचिंग मेथड जो है, इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स को जो है वॉश कर सकते हैं। लीचिंग मेथड यूज टू वॉश germination inhibitors। जर्मिनेशन इनहिबिटर्स को जो है क्या किया जाता है, लीचिंग प्रोसेस से। लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली उस सीड को अगर आप वाटर के थ्रू अगर वॉश करते रहो तो कुछ टाइम बाद जो है उसका जो कंटेंट है, उसके अंदर जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और फाइनली जो है वो क्या हो जाएंगे, वो पूरी तरह से कम होने के बाद जो है सीड जो है जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से सीड के अंदर डॉर्मेंसी क्रिएट हो सकती है। सबसे ज़रूरी तो है सीड कोट। तो सीड कोट हार्ड या थिक है, या फिर लिग्निन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो फिर सीड को जो है, एम्ब्रियो को जो है वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है सीड डॉर्मेंसी का। या तो डॉर्मेंट एम्ब्रियो, या खुद एम्ब्रियो पहले जो है मैच्योर नहीं रहा होगा, सीड बन चुका है मगर एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरह से, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या तो फिर
सीड के अंदर इनहिबिटर से कुछ, जिसको बोला जाता है जर्मिनेशन इनहिबिटर, जैसे कि ABA अब्सिसिक एसिड है, डॉर्मिन है, कोमेरिन है, या इस तरह के और भी केमिकल्स हो सकते हैं जो सीड की जर्मिनेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी जो है सीड जो है जर्मिनेट नहीं होता है। तो ये कुछ रीजंस है सीड डॉर्मेंसी के। इसके बाद जो अपन देखेंगे वो रहेगा मेथड्स। वो कौन से मेथड्स है जिनको आप सीड डॉर्मेंसी के लिए, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में अपन देखेंगे। और उसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी के बारे में बात करेंगे। वो कौन से मेथड्स है जो सीड की डॉर्मेंसी को जो है ओवरकम करने के लिए यूज होते हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी जो है इंपॉर्टेंट मेथड है वो है स्केरिफिकेशन। ये स्केरिफिकेशन कौन सी मेथड है? यहाँ पे देखिए स्केरिफिकेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे अगर डॉर्मेंसी सीड कोट की वजह से अगर है, मतलब हार्ड सीड कोट या फिर लिग्निन जिस तरह से जो है सील वॉल के अंदर होता है उस वजह से अगर है, ये जो अपन ने देखे थे थिक सीड कोट या हार्ड सीड कोट या लिग्निन की वजह से अगर है, तो इस तरह की डॉर्मेंसी को जो है ओवरकम करने के लिए, ब्रेक करने के लिए कुछ मैनुअल मेथड का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप सीड के अंदर जो है होल कर सकते हैं। अगर हार्ड सीड कोट है तो आप हल्का सा एक होल आप कर दो या उसमें कोई पोर कर दो छोटा सा, उससे क्या हो जाएगा, वाटर की एंट्री के लिए एक पैसेज बन जाएगा, है ना। या फिर आप रबिंग कर सकते हैं। अगर हार्ड सीड कोट है तो आप उसको जो है एक साइन पेपर जैसे कुछ होता है उससे आप उसको रब कर दो, या सैंड पेपर से उसको जो है सीड कोट को आप घिस दो थोड़ा सा, तो उससे जो है क्या हो जाएगा, रबिंग की वजह से उसमें पोरोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। सीड कोट थोड़ा सॉफ्ट हो गया, थीन हो गया, तो पोरोसिटी बढ़ गई, और पोरोसिटी बढ़ गया तो वाटर जो है एम्ब्रियो को अवेलेबल हो जाएगा। या तो एक दूसरा एक मेथड है जिसमें आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे H2SO4 है। ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है। ये काफ़ी जो है यूज़ किया जा सकता है अच्छे से। आप इसको अगर थोड़ा सा डाइल्यूट करके अगर आप किसी हार्ड सीड कोट को अगर आपको सॉफ्ट करना है, थीन करना है, वाटर की परमेबिलिटी अगर बढ़ाना है, तो आप एसिड का यूज़ करो और उसको कुछ देर तक जो है एक थोड़ा स्टैंडर्डाइज उसको करना होगा कि आप कितने टाइम तक उसको ट्रीटमेंट दोगे तो वो कितना सॉफ्ट आएगा, वो स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो वो जो है H2SO4 का यूज़ करके भी आप जो है सीड कोट को थीन कर सकते हैं, है ना। आउटर जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियली जो है ये डिजनरेट हो जाएगा। सीड कोट जो क्या हो जाएगा, पार्शियल तरह से जो है डिजनरेट हो जाएगा और वो वाटर की एंट्री के लिए एक पैसेज बन सकता है। तो इस तरह से रबिंग या फिर होल या फिर पोर करके या फिर केमिकल का यूज़ करके, जैसे माइल्ड एसिड वगैरह यूज़ करके, HCl हो गया या H2SO4 हो गया, इस तरह के एसिड को भी यूज़ करके जो है हार्ड या थिक सीड कोट को जो है थीन किया जा सकता है, सॉफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो मेथड है इसको बोला जाता है स्केरिफिकेशन, ठीक है। जो सेकंड जो मेथड है वो है स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, सीड्स को जो है लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, कुछ टाइम के लिए बस। हाँ, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, क्योंकि सीड को तो जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में कुछ टाइम के लिए जो है सीड्स को लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, ताकि उसका जो एम्ब्रियो का जो स्टेज था जो इमेच्योर था, जैसे डॉर्मेंट एम्ब्रियो जो अपने बात की थी, अगर एम्ब्रियो अगर डॉर्मेंट है तो पहले वो क्या करेगा, अपनी मैच्योरिटी को कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद फिर वो जर्मिनेशन के लिए रेडी होगा। तो उसके लिए उसको कुछ टाइम लगेगा। तो ऑक्सीजन और वाटर अगर आपने अवेलेबल करा दिया तो लो टेम्परेचर के प्रेजेंस में जो है वो क्या करेगा, पहले अपना एम्ब्रियो को मैच्योर करेगा, फिर जर्मिनेशन के लिए प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह का लो टेम्परेचर का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको स्ट्रैटिफिकेशन बोला जाएगा। उसके अलावा आप देखिए अल्टरनेट टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाई एंड लो टेम्परेचर को जो है आप अल्टरनेटली उसको दे सकते हैं सीड को। तो हाई एंड लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एक हाई प्रेशर कंडीशन में हाई एंड लो टेम्परेचर को आप अल्टरनेटली दो एक हाई प्रेशर कंडीशन में, तो सीड की जो जर्मिनेशन पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि उसको एक तरह से शॉक मिल जाता है ना। हाई और लो टेम्परेचर अगर अल्टरनेटली मिल रहा है तो सीड का जो एम्ब्रियो जो है ये थोड़ा शॉक हो जाता है ना। एक शॉक जैसी ट्रीटमेंट ये कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो इनएक्टिव होगा किसी भी रीज़न से, तो वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपने एक तरह से उसको शॉक दे दिया। सीड को हाई, फिर उसके बाद लो, फिर से हाई टेम्परेचर, फिर से लो टेम्परेचर, इस तरह की जो है ट्रीटमेंट की वजह से उसको शॉक बैठ जाता है, तो उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है ना। ये भी एक हो सकता है मेथड।
देन और एक मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ केमिकल या ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कि GA, गिबरलिक एसिड है ना। गिबरलिक एसिड एक ऐसा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। गिबरलिक एसिड जो है ये अब्सिसिक एसिड के हमेशा अपोजिट में काम करता है। ये अब्सिसिक एसिड क्या कर रहा था, जर्मिनेशन को जो है रोक रहा था, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स करके काम करता है अब्सिसिक एसिड, और ठीक उसके अगेंस्ट में काम करता है गिबरलिक एसिड। अब्सिसिक एसिड जर्मिनेशन को रोकता है, जबकि गिबरलिक एसिड जो है ये क्या करता है, जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है। तो ये गिबरलिक एसिड का आप अगर ट्रीटमेंट देते हैं सीड्स को, तो वो जो है गिबरलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से सीड का जर्मिनेशन जो है ये बढ़ जाता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है। देन उसके अलावा फिर लास्ट है लाइट रिक्वायरमेंट। अभी लाइट रिक्वायरमेंट जो है ये जनरली अपन ने देखा है कि लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मगर कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनको जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन के लिए जो है लाइट की ज़रूरत होती है, और इस तरह के अगर सीड्स है तो उसको बोला जाता है फोटोब्लास्टिक सीड्स। द सीड्स विच आर अफेक्टेड बाय लाइट, उसको बोला जाता है फोटोब्लास्टिक सीड्स। क्या बोला जाएगा उसको, फोटोब्लास्टिक सीड्स। तो ये फोटोब्लास्टिक सीड्स मतलब इनको जो है जर्मिनेशन के वक्त जो है इनको फर्क पड़ता है लाइट है या नहीं है। अगर सीड्स अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर जर्मिनेट होते हैं, जनरली तो ऐसे नहीं होते हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स में सीड्स जो है उनको जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो डार्क में अच्छे से ग्रो होंगे, अच्छे से जर्मिनेट होंगे। मगर किसी किसी सीड में जो है लाइट की ज़रूरत होती है, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। क्या बोला जाएगा, अगर लाइट चाहिए, इफ लाइट इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, देन द सीड इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड। और अगर सीड्स को अगर लाइट की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। उसको बोला जाएगा नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। और सपोज कुछ सीड्स ऐसे भी है जिनको लाइट है या नहीं है, दोनों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो उसको बोला जाता है नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स का मतलब क्या है कि सीड्स जो है इसको लाइट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट है भी या नहीं भी, तो उसको बोला जाएगा नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स। ये जो सीड्स है ये क्या है, फोटोब्लास्टिक सीड्स के बारे में अपन बात करें थी कि डॉर्मेंसी ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ रेड लाइट। ये पॉइंट समझना जरूरी है। रेड लाइट जो है, रेड लाइट की वजह से आप सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, क्या होता है कि जब भी डॉर्मेंसी ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ रेड लाइट, द फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम रेड जो है ये क्या करता है, रेड लाइट को अब्सॉर्ब करता है और उसको जो है कन्वर्ट कर देता है फाइटोक्रोम रेड को फाइटोक्रोम फार रेड में, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, और फाइटोक्रोम फार रेड जो है क्या करता है, सीड्स की जर्मिनेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, सीड्स की जर्मिनेशन को बढ़ा देता है। जैसे सीड्स अगर है, देखिए सीड्स को अगर आप रेड लाइट का अगर ट्रीटमेंट देते हैं, आर मतलब क्या है, ये रेड लाइट है, तो इससे क्या हो जाएगा, सीड्स का जर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, है ना। तो सीड्स के लिए जो है यहाँ पे रेड लाइट का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है अगर उसको जर्मिनेट कराना है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जो फाइटोक्रोम रेड जो है ये अगर रेड लाइट को अगर अब्सॉर्ब करता है तो उसका कन्वर्जन हो जाता है फाइटोक्रोम फार रेड में, और इस तरह से फार रेड की वजह से जो है क्या हो जाता है, जर्मिनेशन सीड्स के अंदर हो सकता है। तो ये कुछ मेथड्स है, लाइट की वजह से भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है किसी किसी सीड्स में। तो फोटोब्लास्टिक सीड्स जो है जिनको लाइट का फ़र्क पड़ता है उनको फोटोब्लास्टिक बोला जाता है, जिनको लाइट का फ़र्क नहीं पड़ता उनको नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स बोला जाता है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई जर्मेट हो रहा है तो उसको पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, और जो लाइट के अब्सेंस में जो जर्मेट हो रहा है उसको निगेटिव
फोटोब्लास्टिक, इस तरह से जो है उनको नाम दिया गया है। तो 5 फैक्टर है जनरली, जो मेथड्स है उसमें 5 मेथड्स है जो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जो कॉमनली जो है स्केरिफिकेशन जनरली हार्ड सीड कोट के लिए जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें होल्स या पोर्स या रबिंग या कुछ केमिकल जैसे H2SO4 इसका यूज़ करके जो है आप सीड कोट को जो है हार्ड से थीन या थीन कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। देन स्ट्रैटिफिकेशन जहाँ पे लो टेम्परेचर पे आप सीड्स को रखते हैं, या अल्टरनेट टेम्परेचर, इस एक तरह से शॉक दिया जा सकता है हाई एंड लो टेम्परेचर का अल्टरनेटली जिसका है, या फिर एक तरह से गिबरलिक एसिड जो है जो ABA के अगेंस्ट में काम करता है। ABA जर्मिनेशन को रोकता है और गिबरलिक एसिड जो है जर्मिनेशन कराता है। तो ये भी कुछ है। देन लाइट रिक्वायरमेंट, जहाँ पे फोटोब्लास्टिक सीड्स की बात हो रही है तो वहाँ पे जो है लाइट रिक्वायरमेंट की बात करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे फोटोब्लास्टिक सीड्स में फिर आप जो है रेड लाइट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सीड में जर्मिनेशन करा सकते हैं। ये कुछ मेथड्स है जो सीड की डॉर्मेंसी को जो है ब्रेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये रीजंस थे, 3 रीजंस अपन ने देखे और 5 मेथड्स अपन ने देखे सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सीड से रिलेटेड जो पोर्शन था, यहाँ पे सीड से रिलेटेड जो आपका पोर्शन था ये फिनिश होता है। ठीक है, सीड से रिलेटेड जो आपका पोर्शन था ये फिनिश होता है। सीड डॉर्मेंसी के ही जैसे जो है एक छोटा सा जो टॉपिक है वो है आपका बर्ड डॉर्मेंसी। बर्ड डॉर्मेंसी क्या होता है? बर्ड डॉर्मेंसी का मतलब है जहाँ पे सीड्स में जिस तरह से डॉर्मेंसी हो सकती है वैसे ही बर्ड में भी डॉर्मेंसी हो सकती है। ठीक है, उसको बोला जाता है बर्ड डॉर्मेंसी। द बर्ड ऑफ मेनी प्लांट अंडरगोज अ डॉर्मेंट फेज, दिस इज नोन एज बर्ड डॉर्मेंसी। वो किस वजह से हो सकती है? एक तो अब्सिसिक एसिड की वजह से हो सकती है जैसे आपको पता है, या फिर डे लेंथ की वजह से हो सकती है। बर्ड डॉर्मेंसी इज कॉज्ड बाय शॉर्ट डे लेंथ व्हेन इट इज ब्रोकन बाय लॉन्ग डे। शॉर्ट डे है तो फिर वो बर्ड जो है जर्मेट ग्रो नहीं होगा, और अगर जैसे लॉन्ग डे शुरू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें उसके प्रेजेंस में जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से हो सकती है बर्ड डॉर्मेंसी। और बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के भी कुछ मेथड्स है, जैसे चिलिंग। आप अगर बर्ड को अगर लो टेम्परेचर में अगर रखो तो उसमें जो है डॉर्मेंसी ब्रेक हो सकती है, या फिर अल्टरनेट टेम्परेचर, जैसे अपने यहाँ पे देखा उसी तरह से, या हाई टेम्परेचर में भी, या फिर कुछ केमिकल्स आते हैं उससे भी जो है इसको बर्ड की भी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे सीड डॉर्मेंसी है वैसे ही बर्ड डॉर्मेंसी है, उसके कुछ मेथड्स अलग है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डॉर्मेंसी वाला जो टॉपिक है अपना वो यहाँ पे अपना फिनिश होता है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा अपोमिक्सिस। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, अपोमिक्सिस, जिसमें अगैमोस्पर्मी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस तरह के जो है, या आप जिसे शॉर्ट में समझना चाहे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात होगी। आगे का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ तक जो अपन ने देखा है क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट्स के एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ तक अपन ने बात की। इसके आगे जो रहेगा, ऐसा ही नहीं कि एंजियोस्पर्म है तो बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। बहुत सारे एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनके पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनमें होता है। तो वो क्या मेथड्स है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं वो अपन देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।